बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर महिला जेईएन का एक्सईएन पर आरोप लगा है। कहा है कि एक्सईएन करते हैं जलील, देर रात तक काम कराते हैं, कहते हैं तुम कोऑपरेट नहीं करती। जेईएन ने एक्सईएन को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। डिस्कॉम एमडी को शिकायती पत्र भेजा गया है। मीटर एंड प्रोडक्शन विंग में काम करती है काव्या गौतम। एक्सईएन राम कैलाश मीणा पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर से, जहां पर एक महिला जेईएन ने एक्सईएन पर आरोप लगा दिए। एक नहीं कई आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के मायने क्या है, कितनी सच्चाई है, दीपक से जान लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक, जरा पूरी खबर बताएं, क्या कह रही है महिला जेईएन, आरोपों में कितना दम है? देखिए, महिला जेईएन है काव्या गौतम, जिसका जो एक्शन है जो डिस्कॉम में, उनको लेकर के आरोप है कि वो उन्हें परेशान करते हैं और उनके द्वारा वो नौकरी पर जो वो जाते हैं तो लेट जो है छोड़ा जाता है। और उनका कहना है कि इनके द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है और वो कहते हैं कि आप कोऑपरेशन नहीं करते हो। तो वो उनका आरोप में ये कहना है कि किस तरह का कोऑपरेशन चाहते हैं, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है। उनका नाम राम कैलाश मीणा है और वो एक्सईएन है। जेबीवीएनएल का ये पूरा मामला है। दोनों ही मामलों को लेकर के हमने बात करना चाहा, लेकिन कोई भी जो है वो सामने नहीं आ रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर के जो जेईएन महिला जेईएन है काव्या गौतम, उसने अपने अधिकारियों को पत्र लिख करके शिकायत की है कि वो नौकरी छोड़ने पर विवश है। और उनका कहना है कि जो एक्सईएन है वो उन पर उत्पीड़न करते हैं और उससे परेशान होकर के उन्होंने इस तरह का जो पत्र है वो अपने अधिकारियों को लिखा है। और उसमें ये भी कहा है कि वो बाहर ले जाते हैं उनको, डिस्कॉम से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर ले जाते हैं और वहां से देर रात्रि को वापस 9-10 बजे तक लौटते हैं। इतना ही नहीं, उनका ये कहना है कि एक उनका छोटा बच्चा है, उसकी केयर के लिए तबीयत खराब हो गई थी, तो उसकी केयर के लिए उन्होंने छुट्टी मांगी थी, तो उस दिन भी उन्होंने अवकाश नहीं दिया था। और ये कहा था कि सब जो आरोप लगाए गए हैं, अब जाहिर तौर पर शिकायत पहुंची है ऊपर तक, चूंकि ये मामला सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ है, क्या जांच को लेकर अब कोई सुबहट? देखिए, महिला द्वारा 2 तारीख को ये शिकायत की गई थी, लेकिन आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक कोई जांच नहीं बैठी है। और संभवतः इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी है उनके द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही होगी, क्योंकि ये अच्छा, जो जिन पर आरोप लगे उन अधिकारी का क्या अब तक कुछ रिएक्शन आया है? देखिए, अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। वो भरतपुर से बाहर बताए जा रहे हैं और वो बात भी नहीं करना चाह रहे इस मैटर को लेकर के। और जो महिला जेईएन है वो वहाँ मीटर एंड प्रोटेक्शन विंग में कार्य करती है। और वो जो उनके एक्सईएन है उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जलील करने का आरोप लगाया है, देर रात तक काम करने का आरोप लगाया है। ठीक है दीपक, जाहिर तौर पर इन आरोपों की सच्चाई जरूर परखनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि जांच, देखना होगा कि आगे कोई कदम विभाग उठाता है, अधिकारी उठाते हैं आरोपी अधिकारी के खिलाफ या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सिरोही से बड़ी खबर है, जहां पर आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। लोगों ने 2 कांस्टेबल की जमकर धुनाई कर डाली। मारपीट में कोतवाली थाने में 2 कांस्टेबल चोटिल हुए हैं। कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार मीणा और दुर्गेश कुमार के साथ मारपीट की गई। वीरपुरा गांव में आरोपियों के होने की जानकारी मिली थी। आरोपियों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट की है। पुलिस ने राज्यकार में बाधा, SC/ST एक्ट में दर्ज किया है मुकदमा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिरोही से है। यहां पर आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ही हमला हो गया। 2 कांस्टेबल की जमकर लोगों ने धुनाई कर डाली। कोतवाली थाने में दोनों कांस्टेबल चोटिल हुए हैं। कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार मीणा है, दुर्गेश कुमार है, उनके साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि वीरपुरा गांव, यहां पर आरोपियों के होने की जब जानकारी मिली, पुलिस जब दबिश देने के लिए पहुंची तो आरोपियों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट कांस्टेबल्स के साथ कर दी। अब जाहिर तौर पर इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जैसे राजकाज में बाधा, SC/ST एक्ट में दर्ज किया गया है मुकदमा। लेकिन देखिए आप, कितने हौसले बुलंद है बदमाशों के कि यहां पर दबिश देने गई पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। कोटा ग्रामीण के चेचट इलाके में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब पार्टी के दौरान ही मृतक के साथियों ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस उप अधीक्षक
घनश्याम मीणा ने बताया कि ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी बड़ोदिया निवासी राकेश कुमार लोधा और मनोज बागरी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने विनोद के गला घोटकर हत्या करने की बात को कबूल किया है। मृतक का शव चेचक क्षेत्र में मिला। मृतक के भाई रामदयाल ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो दोनों दोस्त के साथ शराब पार्टी की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपी राकेश और मनोज को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल तेज की तो उन्होंने शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े में साफी से गला घोटकर हत्या करने की बात को कबूल किया है। जिस दिन सूचना मिली थी उसी दिन हमने डॉग स्क्वाड, एमओबी टीम, एफएसएल टीम बुलाई थी। मैंने खुद ने विजिट किया था, घटनास्थल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई है। इसके बाद से ही क्योंकि मृतक अज्ञात था उसको हमने आइडेंटिफाई करवाया, सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, हमने विशेष टीम बनाई। चुनौतीपूर्ण कार्य यह था कि दूसरे इलाके के व्यक्ति को यहाँ कौन किसके साथ है और किस प्रकार से ऐसे मर्डर करके उसको लाश के ऊपर पत्थर रखे। तो हमने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे, करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें हमें पता चला कि मृतक विनोद मेघवाल अपनी मोटरसाइकिल पर आया था। उसके साथ एक व्यक्ति बैठा नजर आया, उसके साथ एक मोटरसाइकिल और थी जिस पर एक व्यक्ति और था। लोगों ने हमने सूचना डेवलप की तो बताया कि विनोद के साथ 2 आदमी जा रहे थे। उनको हमने आइडेंटिफाई किया तो मोटरसाइकिल हमने आइडेंटिफाई की, इसके फिर हमें नाम पता चला तो उन्होंने दोनों व्यक्तियों को राउंड अप किया। इसके बाद उनसे गहन पूछताछ की तो इसके बाद उन्होंने सच्चाई बताई। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर हवालात में हत्या आरोपी की सुसाइड पर बड़ा अपडेट सामने आया है। नाइट ड्यूटी अधिकारी और संतरी पर गाज गिरी है। संतरी विक्रम गुर्जर और साथ ही अशोक कुमार लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। 2 दिन पहले सिटी थाना की कस्टडी में मौत हुई थी। आरोपी नरेश कुलाड़िया ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हवालात में हत्या आरोपी की सुसाइड को लेकर अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। नाइट ड्यूटी पर अधिकारी और संतरी पर गाज गिरी है। संतरी विक्रम गुर्जर और अधिकारी अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए सवाल यही उठ रहा था कि एक हवालात में बंद आरोपी सुसाइड कर रहा है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब पुलिस अधिकारी मौजूद है थाने के अंदर। अब गाजगिरी बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई एक्सपेक्टेड थी कि पुलिस के द्वारा दोषी और लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई देर रात हमें देखने को भी मिली। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि जहां अमूमन इस तरह के मामलों में पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाता था, लेकिन इस बार केवल 2 ही पुलिस कर्मियों पर जिनकी लापरवाही प्रत्यक्ष तौर पर सामने आई है उन्हीं को लाइन हाजिर किया गया है। सबसे खास बात इसमें वनु ये रही कि इसमें जी जो सीसीटीवी फुटेज थे वो सीसीटीवी फुटेज कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों के सपोर्ट में आते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ जो परिजन थे मृतक युवक के वो भी सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद में संतुष्ट रहे कि भाई किसी भी तरह की पुलिस के द्वारा मैन हैंडलिंग या मिस हैंडलिंग नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि यदि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है। जी अशोक, चूंकि पोस्टमार्टम भी होता है तो क्या किसी तरह के कोई निशान मिले हैं? देखिए अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यह आया कि बॉडी पर किसी भी तरह के कोई मैन हैंडलिंग के या मिस हैंडलिंग के निशान नहीं मिले हैं। यानी कि पूरा का पूरा ये मामला पूरी तरह से सुसाइड का ही दिख रहा है। किसी भी तरह की किसी पुलिस के द्वारा मृतक युवक के साथ किसी भी तरह की कोई निर्ममता या फिर उसके साथ कोई इसीलिए अशोक यहाँ पर ये हुआ है कि आप जिस तरह से बता रहे कि पूरे थाने को लाइन हाजिर नहीं करके सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों पर ही गाज गिरी। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोटा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर नशा तस्करों पर पुलिस ने जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसते हुए 6 लाख के डोडा चूरा को जब्त किया है और साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। पिकअप से 39 किलो से ज्यादा का डोडा चूरा लेकर जा रहे थे और जब्त करने का काम डोडा चूरा को न सिर्फ किया पुलिस ने, बल्कि ये दोनों तस्कर यानी विकास और जगदीश जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। कोटा से बड़ी खबर है जहां पर नशा तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 6 लाख के डोडा चूरा को जब्त किया गया है। साथ ही 2 तस्करों की गिरफ्तारी। वो 10 दोस्त नजर आ रहे हैं, 2 तस्कर हैं और यही पिकअप से 39 किलो से ज्यादा का डोडा चूरा लेकर जा रहे थे। अब जाहिर तौर पर इनसे पूछताछ के साथ ये समझने की कोशिश होगी कि आखिरकार ये नशे की खेप को कहां लेके जाया जा रहा था।
दौसा में झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बजरी परिवहन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। दरअसल सवाई माधोपुर की तरफ से एक बजरी का डंपर दौसा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने डंपर को अवैध बताते हुए रुकवा लिया। इसके बाद पुलिस और खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची। डंपर और बजरी की जांच पड़ताल की गई तो वैध पाए गए। हालांकि इस दौरान बजरी परिवहन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ मारपीट की गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में सदर थाना पुलिस जुटी हुई है। ईओआरओ परीक्षा पेपर लीक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बीकानेर में एसओजी की एक और कार्रवाई देखने को मिली है। एडीएम मंडी ऑफिस का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार हुआ है। आरोपी सुरजाराम जाट है वरिष्ठ सहायक। नकल माफिया तुलछाराम कालेर की मदद का आरोप लगा है। एसओजी जयपुर की टीम ने अब गिरफ्तारी की है। आपको बताएं कि पहले भी बीकानेर से कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और माना जा रहा है कि उन्हीं से पूछताछ के बाद एक और एक्शन यहां पर हुआ। ईओआरओ परीक्षा पेपर लीक का यह पूरा मामला, जिसमें बीकानेर में एसओजी ने एक और कार्रवाई की है। एडीएम मंडी ऑफिस का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सुरजाराम जाट है वरिष्ठ सहायक। नकल माफिया कालेर की मदद का आरोप उस पर लगा है। विक्रम अग्रवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विक्रम, हाल ही में जो गिरफ्तारियां बीकानेर से हुई थी, क्या ये माना जाए पूछताछ के बाद और ये शिकंजा बीकानेर में देखने को मिला, एक और एक्शन? बिल्कुल, जिस तरह से जो एसओजी है वो नकल माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और पूर्व में जो बीकानेर में कार्रवाई की गई थी उसमें जो 7 लोगों को यहाँ से एसओजी की टीम उठाकर ले गई थी, उसमें एक महिला भी शामिल थी। और उसके बाद जो है ये पूछताछ हुई है और उसके बाद एक जो ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ये सरकारी कर्मचारी है सुरजाराम जाट, जो यहाँ अतिरिक्त कलेक्टर सचिव मंडी विकास समिति बीकानेर के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर जो ये कार्यरत था, इसे जो है एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस पर जो आरोप है कि ये जो नकल माफिया है कालेर, तुलछाराम कालेर, उसका एकदम निजी आदमी है और ये जो है पेपर पढ़ने और उसको बताने में जो है माहिर का इसे प्राप्त है और इसी के चलते इसने जो है ईओ और आरओ पेपर में जो है नकल माफियाओं की मदद की है और इसी आधार पर जो है एसओजी ने इसे गिरफ्तार किया है। अब आगे की पूछताछ इससे की जाएगी और फिर ये खुलासा होगा कि इसके साथ और कौन से लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत जो सामने आई है वो एक बड़ी बात नजर आ रही है। जी शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एसओजी का शिकंजा लगातार कसता हुआ बीकानेर में एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईओआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से स्मार्ट सिटी की सड़कों की दुर्दशा और व्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही व्यापारी महासंघ ने चेतावनी दी है कि उर्स मेले से पहले अगर सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है तो बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल के मुताबिक पिछले एक साल से शहर के ज्यादातर बाजारों और गलियों की सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोगों के साथ ही व्यापारियों को भी काफी परेशानी हो रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन हर बार केवल आश्वासन देता है और इसी के परेशान होकर अब महासंघ ने विरोध प्रदर्शन किया है। नहीं रहेंगे व्यापारियों की दशा पे तो किसी को दया ही नहीं आती है। हमारे कचेरी रोड के व्यापारी 2.5 साल से इतना परेशान है। पहले हेवीलेट रोड ब्रिज बन रहा था, अब सड़कों की स्थिति देख लीजिए। स्टेशन रोड इतना टूटा पड़ा है। खाईलेट मार्केट आप देख लो, नला बाजार देख लो, जाटियावास देख लो, डिग्गी बाजार देख लो, उतार घसेटी देख लो, आगरा गेट देख लो। आज यहाँ तक कि अजमेर शहर पूरा टूटा फूटा पड़ा है। अजमेर को स्मार्ट सिटी का नाम दिया है। कौन सा स्मार्ट सिटी अजमेर है? अजमेर मैं तो नहीं मानता स्मार्ट सिटी है। 1% स्मार्ट सिटी लगता है। आज मजबूरन हम व्यापारियों को यहाँ एक छोटा सा प्रदर्शन करना पड़ा है। अब भी हमारी बातें पर जिला प्रशासन नगर निगम ने नहीं मानी। उसके पहले अजमेर की सड़कें तैयार नहीं की गई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस अजमेर के जनता और अजमेर के व्यापारियों को लेकर। भीलवाड़ा जिले के असीन मालासेरी गांव में भगवान देवनारायण जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर
कल महाभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भक्तों को 500 से ज्यादा ड्रोन के जरिए आकाश में भगवान देव नारायण आकृति के दर्शन कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी शिरकत करेंगे। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित दर्जन भर विधायक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मंदिर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली विश्व तीर्थ स्थल मालाश्री डोंगरी पर होने जा रही ऐतिहासिक मां भक्तिमर शुभारंभ में देश के और राजस्थान के हर जिले से यहाँ देवभक्त पहुँच रहे हैं। उसमें शुभारंभ में चाणवाला फाउंडेशन ग्रुप घाट कोपर के स्वयंसेवक देवभक्त भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 500 ड्रोन्स के साथ श्री वसुदेव नारायण के अवतार श्री देवनारायण की झांकी हम सब यहाँ पे मिलकर मालाश्री में देखने वाले हैं। अमर्त्या गांव से पधारे हुए श्री जालवाला नाथ देवनारायण मंडल ये सौभाग्य प्राप्त करते हुए समस्त मेलाश्री डोंगरी में देवनारायण के झांकियां और उनके पूरे परिवार की झांकियां आसमान में 15 मिनट के इसमें 12 झांकियां दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमरीश देवगन ने खास बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अजमेर और संबल विवाद पर सवाल के जवाब में कहा कि अगर लोगों के मन में है धर्मस्थल का मूल स्वरूप आना चाहिए तो गलत नहीं है, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़कर सारी चीजें होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व में कभी दूसरे की भावना को ठोस पहुंचाकर अपना प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। जिस तरह से इस देश में इस समय कुछ विषयों को लेकर विवाद चल रहा है, संभल में एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और अजमेर दरगाह को लेकर भी एक कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है, इन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? कि महत्व की बात यह है कि आप अगर दुनिया का इतिहास देखें, दुनिया का, तो दुनिया के इतिहास में जब जब वहां की मूल परंपरा पर आक्रांताओं ने आक्रमण करके वहां के जो मूल स्थल थे, जो आस्था के केंद्र थे, जो उनकी अस्मिता के केंद्र थे, इनको तोड़ा या उनका स्वरूप बदला, तो जब आक्रांता चले गए और वो स्वतंत्र हुए तब तक उन्होंने अपने मूल स्वरूप को वहां पर प्राप्त किया है, उसको लोगों के लिए उन्होंने प्राप्त करके दिया है। तो भारत में भी चाहे वो राम जन्मभूमि का प्रश्न हो या अन्य प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न इसी प्रकार के है कि जो हमारी मूल आस्था है उसको जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए तोड़ा गया है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थल तैयार किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों के मन में है कि इसका मूल स्वरूप आना चाहिए तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे देश में कोर्ट है, कानून है, कानूनन लड़ाई लड़कर ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमने कभी भी अपना प्रचार और प्रसार नहीं किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया स्थित मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ के भंडारे से इस बार रिकॉर्ड राशि निकलने से भक्तों में खुशी की लहर है। दीपावली पर्व के कारण इस बार 2 महीने का भंडारा चतुर्थी को खोला गया। इसमें 6 चरणों में हुई गणना में करीब 35 करोड़ की दान राशि मिली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड राशि मानी जा रही है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा रखे गए 2 दान पात्र कम पड़ गए थे और बाद में एक और दान पात्र रखना पड़ा था। इससे दान राशि की गणना से पहले ही दान में रिकॉर्ड राशि मिलने की उम्मीद है। दान पात्र में 2.5 किलो सोना और करीब 58 किलो चांदी के आभूषण भी मिले हैं। मुंबई के ज्वेलर्स व्यापारी ने 11 लाख का हार भी सावलिया सेठ को चढ़ाया है। तो चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया स्थित मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ के भंडारे से इस बार रिकॉर्ड राशि निकलने से भक्तों में खुशी की लहर है, या यूं कहें कि इस बार रिकॉर्ड एक बना है। अलवर
अलवर शहर के ऋषि कॉलेज पिछले कई दिन से पैंथर की मूवमेंट यहां पर देखी जा रही है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। यही वजह है कि इलाके में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं, खौफ में हैं। पैंथर वन विभाग की हर एक रणनीति को फेल कर रहा है। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने मुर्गा, बकरा, पिंजरा भी लगाया, लेकिन पैंथर चकमा देकर हर बार फरार हो गया। चालाक पैंथर ने फेल की वन विभाग की रणनीति। पिंजरे में कैद निवाले को किया अनदेखा। शिकार किए बिना पिंजरे के पास से गुजरा पैंथर। जमीन पर उभरे हुए पंजों के ये निशान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट अब भी बना हुआ है। वन विभाग के साथ साथ इलाके के लोग भी परेशान हैं कि कैसे इस खौफ से पीछा छूटे। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने रणनीति बदलते हुए 2 पिंजरे भी लगाए, जिनमें मुर्गा और बकरे को बांधा गया, लेकिन चालाक पैंथर शिकार किए बिना ही पिंजरे के पास से गुजर गया। पिंजरे के पास मूवमेंट भी किया है, बैठा भी है, लेकिन पिंजरे के अंदर नहीं गया। आज मंदिर से निकलकर रोड क्रॉस करके जो 3-4 रेजिडेंट्स हैं आरआर कॉलेज के अंदर, उनके प्रांगण में भी कुत्ते पर अटैक करने के लिए पहुंचा है। हनुमान जी मंदिर के पास लगाए गए पिंजरे के इर्द गिर्द अधिक पगमार्क दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात पैंथर राज ऋषि कॉलेज परिसर में बने आवास तक पहुंच गया, जहां उसने रात के वक्त पालतू कुत्ते का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर परिवार के लोग जाग गए और शोर मचाने पर वो भाग गया। 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम था। उस टाइम हमारे पालतू कुत्ता है जो एकदम से डरा हुआ था बहुत ज्यादा, और बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी इसकी। हम जैसे बाहर आके देखा, खिड़की में से देखा तो बहुत बड़ा जानवर, जब गौर से देखा तो तब पता लगा कि हाँ लियोपार्ड बिल्कुल घर के नजदीक आ चुका है। उसके बाद हम जोर से थोड़ा सा उसको चिल्लाए, तब जाके वो यहाँ से भाग गया। वन विभाग का अनुमान है कि रात के वक्त पैंथर इन इलाकों के खंडरों में रहता होगा। परेशानी ये है कि गहरी झाड़ियों के चलते ड्रोन भी यहाँ कारगर साबित नहीं हो रहा है। ऐसे में पिंजरे में उसके शिकार को बांधने की रणनीति भी फिलहाल फेल हो गई है। अब देखना ये होगा कि वन विभाग पैंथर को पकड़ने के लिए कौन सी तरकीब लगाता है और कब तक पैंथर कैद हो पाता है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम। दरअसल उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। प्रदेश के कई इलाकों में आंशिक बादल छाने की संभावना है। 9-10 दिसंबर के बाद से पारे में गिरावट का दौर शुरू होगा। दिन और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट के आसार है। शेखावटी इलाके की बात करें तो यहाँ पर 4 डिग्री तक रह सकता है तापमान। कुछ इलाकों में बन सकती है कोल्ड वेव की स्थिति, यानी कि ठंडी हवाएं चलेंगी। आने वाला मौसम और भी सुर्ख होने वाला है। एक छोटे